खतरनाक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अभी ये आपने जो 2-3 क्लिपिंग्स देखी हैं, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। बेशक पाकिस्तान का सैटेलाइट खला में है, लेकिन आवाम जो है वो अभी भी सड़कों के ऊपर है, नारेबाजी हो रही है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी, वो नहीं बदल रही। तो ग्राउंड रियलिटीज़ पर आज क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं। कुछ सियासी मामलात के हवाले से काफ़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि एक अहम तरीन केस जो है वो फिक्स हो गया, बेंच बन गया। उसी के ऊपर मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। फिर अडयाला जेल से एक, आपको पता है, टेलीग्राफ के लिए आर्टिकल आया, और उसके बाद अब आवाम के लिए ताज़ा तरीन ख़त जारी कर दिया गया है। इमरान खान के इस ख़त में क्या लिखा गया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर लाहौर में यानी पंजाब में कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, ये सारी बातें आप तक रखते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी से पहले ज़रा खलाई और हवाई मामलात के हवाले से बात करते हैं। 75 साल बाद पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद पर रवाना हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त मनाजर आज देखने में आया जब दिन 2:30 के अराउंड ये मिशन चांद की तरफ रवाना हुआ। उधर चाइना में, इधर पाकिस्तान में, दोनों अतराफ में चूँकि मुश्तरका ताउन के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अच्छे मनाजर थे। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं, उन सब से हट के ये पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो दिलचस्प बात भी है, कि बिना किसी खर्चे के, यानी पाकिस्तान का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और चाइना के ताउन से हमने ये मुमकिन कर दिखाया। लेकिन ये हुआ कैसे, यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे, 1-1.5 मिनट का ब्रीफ आपको थोड़ा बताता हूँ ताकि आइडिया हो जाए, आपको आने वाले वक्तों में काम आएगा। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन से मिलकर ये iCube सैटेलाइट जो है उसको डिज़ाइन किया और तैयार किया। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि पाकिस्तान बगैर किसी खर्चे के मुफ्त में अपना सैटेलाइट जो है वो भेज रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो चाइना कर रहा है, और कोई कह रहा है कि जो लॉन्चिंग पैड की सारी सहूलत है वो चाइना की तरफ से, हमने तो सिर्फ अपना 8-7 किलोग्राम पर मुश्तमिल iCube सैटेलाइट है वो साथ में मुंसलिक किया है, तो असल सारा काम उनका है। तो जो इस वक्त मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, जो पता चला, दरअसल पाकिस्तान चीन के ताउन से अपना छोटा सैटेलाइट जो है वो खला में भेजने में कामयाब हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान समेत 8 ममालिक में मुकाबला था। क्योंकि एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, एप्सको जिसको बोलते हैं, उसके 8 ममालिक है, 8 मेंबर है समझ लीजिए। उनको ये मौका दिया गया था चाइना की तरफ से कि वो जो चाइना का चांद मिशन है चैंग 6, उसके साथ अपना छोटा सैटेलाइट भी खला में भेज सकें। ये ऑफ़र थी 8 ममालिक के लिए, जिसके लिए जो रुकन ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, थाईलैंड और तुर्की समेत बाकी जो 1-2 ममालिक हैं, उनके दरमियान मुकाबला था और उनसे प्रपोजल्स मांगी गई थी चाइना की तरफ से। तो पाकिस्तान ने इस पुरकशिश ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट कराया था। तो एप्सको के जो माहिरीन थे, उन्होंने तमाम रुकन ममालिक के प्रपोजल्स का जायज़ा लिया और फिर 8 में से एक मुल्क यानी पाकिस्तान का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया, और यूँ पाकिस्तान को अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेजने की इजाज़त मिल गई, और उसका मुकम्मल जो ताउन था वो चाइना की तरफ से हासिल था। तो बातें तो जितनी भी की जा सकती है इस टाइम के, ये सारा कुछ आइडियल सिचुएशन तो होती कि पाकिस्तान की ज़मीन से ये लॉन्च होता, या पाकिस्तान की सरजमीन पे ही सारा इसका डिज़ाइन होता और हर चीज़ यहाँ पे होती, मेड इन पाकिस्तान होता हर चीज़। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच के भी ये एक अच्छी चीज़ है। इतने घुटनज़दा माहौल में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने में कोई मज़ायका नहीं है। तो इसके बाद फाइनली आज पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चीन के ताउन से स्पेस की जानिब रवाना हो गया, और अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक या प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो 5 दिन के अंदर अंदर ये मिशन चांद पर पहुंच सकेगा। और ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ के नमूने हासिल करेगा, जहां पे अभी तक कोई और मुल्क नहीं गया। तो ये तारीख साज मनाजर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का परचम जो है वो चांद के मदार में पहुँचने वाला है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से हो जाए। अब ज़रा खला से आ जाए वापस ज़मीन की तरफ और थोड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज़ हमारे मसाइल अभी भी जूं के तू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ अदालती मामलात के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, फिर अडयाला जेल, फिर पंजाब में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके बारे में बताता हूँ। तो पहले इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। टेलीग्राफ में उन्होंने आर्टिकल लिखा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपना कलम तोड़ दिया वो आर्टिकल लिख के, और बहुत सारे लोग
इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि जनाब इतना हार्ड स्टैंड इमरान खान ने लिया है जो कोई और पॉलिटिशियन अभी तक नहीं ले सका। एटलीस्ट इमरान खान इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इमरान खान को इन हालात में थोड़ा तहम्मुल से काम लेना है। तो बहरहाल डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं। तो इस लेटर के ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा चर्चा सुन ली, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ गया, हर तरफ उसके चर्चे हो रहे हैं। आज उन्होंने इसके बाद कौम के नाम एक ताज़ा पैगाम जारी किया है। कौम के नाम भी है, अदलिया के नाम भी है। और अपने इस ताज़ा तरीन ख़त में जो उन्होंने बातें की हैं वो जजेस को मुखातिब करके उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले इसी से कनेक्टेड एक और बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली, फिर इस खत के ऊपर बात करते हैं। खबर यह है सुप्रीम कोर्ट से कि मखसूस नशिस्तों के बारे में जो पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक दरख्वास्त थी जो बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग थी, जिसका जिक्र आज इमरान खान ने अपने ख़त में भी किया, वो फाइनली समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होंगे, लेकिन बैकग्राउंड इसका मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये अहम क्यों है, ये केस पीटीआई के लिए या मुल्की सियासत के लिए अहम क्यों है। अगर मखसूस नशिस्तें वापस पीटीआई के पास आती हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, तो दैट मीन्स के हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, यानी वो पीटीआई के बगैर आईनी तरमीम कोई नहीं कर सकेंगे। या लेट्स सपोज आप यूँ समझ लीजिए कि इन दिनों हॉट डिबेट है जजेस को तौसीह देने के हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत में, तो वो नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर ये इसी तरह से बरकरार रहता है ये सारा मामला या उनको नशिस्तें नहीं मिलती, तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत है, चूँकि वो सारी नशिस्तें जो पीटीआई को मिलनी थी वो सारी लपेट के बांट दी गई हैं हुक्मरान इत्तेहाद में, तो अब उनके पास 2/3 अक्सरियत है। सबकी नज़रें इस केस के बेंच की कंपोजिशन के ऊपर मरकूज थी कि कौन सा जज इस केस को हेड करेगा। आया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा खुद हेड करने जा रहे हैं या फिर जिम्मेदारी किसी और जज के पास जाएगी। तो अब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच का सरबराह बनाया गया है और साथ में उनके जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। तो 8 मई को इस केस की समाअत होने जा रही है और अगर कोई जज बराह रास्त इस केस से जुड़ा हुआ है, या तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे या फिर उनके बाद आने वाले जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। तो अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को किसी आईनी तरमीम के तहत एक्सटेंशन मिलती है तो जाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फिर दूसरे नंबर पर तो वो थे। तो अब उन्हीं के पास इस केस की सरबराही चलेगी। तो इसके ऊपर अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब बेंच तो बड़ा ठीक बनाया गया है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। अगर ये बेंच पीटीआई के हक़ में बिलफर्ज फैसला कर भी देता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन फिर भी रह जाएगी, क्योंकि नज़रसानी का मामला, केस फिर नज़रसानी में जाए, फिर कोई नया बेंच बन जाए, उसमें चीफ जस्टिस खुद आके बैठें और वो कोई ऐसा डिसीजन दे दें, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं चलती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जाने वाले केसेस जो हैं उनके बारे में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नज़रसानी केस का फैसला भी ना आ जाए। पहले तो ये होता था ना, जो फैसला आ गया वो फाइनल, अब तो उसके ऊपर नज़रसानी भी जाती है। तो पहले आपको पता है मिलिट्री ट्रायल का जो केस था उसमें जो बेंच बना उन्होंने फैसला दे दिया, तहरीक इंसाफ के हक़ में गया वो फैसला कि जनाब मिलिट्री कोर्ट जो है वो कलअदम करार दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर नया बेंच बना और उन्होंने वो फैसला मुअत्तल कर दिया। तो उसके नतीजे में पीटीआई को जो रिलीफ मिल सकता था वो नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। बहरहाल एटलीस्ट ये केस टेकअप तो हुआ, अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा बात करते हैं इमरान खान के कौम के नाम लिखे गए आज के ताज़ा तरीन ख़त के हवाले से। गुज़िश्ता रात तो आपको पता है आर्टिकल लिखा था उन्होंने टेलीग्राफ में, और आज उन्होंने अवाम के नाम और जजेस के नाम अपना एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि इन केसेस को बिला जवाज़ ताख़ीर का शिकार करने की बजाय जल्द से जल्द उन पर फैसला किया जाए। आज बैरिस्टर गौहर भी बता रहे थे कि इमरान खान सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी फैसला करना है उनके हक़ में आना है, उनके ख़िलाफ़ आना है, जो भी फैसला करना है एटलीस्ट फैसला तो कर दिया जाए। इतनी देर तक केसेस को ना लटकाया जाए, देर से फैसला करना भी नाइंसाफ़ी है। ये इमरान खान लिख रहे हैं अपने ख़त में, और वो कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। फिर काजी फायज ईसा से मुताल्लिक भी उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है।
लेकिन इमरान खान लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करना, 9 मई वाक़यात की आड़ में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। फिर उनकी जो पिटिशंस है 25 मई 2023 के हवाले से जो आज भी ज़ेर इल्तवा है वो मुकर्रर नहीं की गई। फिर आम इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ उनकी दायर दरख्वास्तें आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकें। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकें। तो ये सारे मामलात उन्होंने लिखे हैं कि इल्तवा का शिकार है। फिर इमरान खान लिखते हैं कि ये कौम के लिए एक तारीख़ी मौका है क्योंकि अजीम कौमें इन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं। डरा धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह उसूली मौक़िफ़ के लिए खड़े हो जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने अपने इस ख़त में कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया की तारीख़ में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर 3-3 केसेस बनाए जाएं, लेकिन यहाँ मेरे और मेरी अहलिया पर, तोशा खाना पर पहले ही 3-3 केसेस बनाए गए। अब उनमें से भी कुछ नहीं मिला तो चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आखिर में इमरान खान ने अपनी कौम के नाम या अपने वर्कर्स के नाम पैगाम में कहा है कि जो कौमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती वो हमेशा ग़ुलाम रहती हैं। तो ये उनका ख़त था। आखिर में 2 ख़बरों के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात करनी है। JUI और PTI के दरमियान, यानी मौलाना और PTI के दरमियान जो राब्ते हैं, इत्तलात हैं कि वो तातुल का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो हालिया बयान आया उसके बाद लग रहा है कि JUI नाराज़ है और वो PTI के साथ फौरी बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। बल्कि कुछ ज़राए ऐसा बताते हैं कि JUI के मुताबिक PTI में से जो लोग उनसे रब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं है, तो गैर संजीदा कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं है बातचीत करने का जब तक मैंडेट ना हो। वो कहते हैं कि पहले PTI अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे या इत्तफाक पैदा करे और अगर संजीदा रब्ता हुआ तो फिर गौर करेंगे। दूसरी जानिब आपको मालूम है कि इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ मौलाना ने कराची से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और वो कहते हैं कि जनाब जमहूरियत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। इस मुल्क में नुमाइशी असम्बलियाँ जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं और जमहूरियत का सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जबकि हकीकत में जमहूरियत मर चुकी है। वो कहते हैं कि इंतखाबात के ज़रिए जो असम्बलियाँ वजूद में आई हैं वो सब जाली हैं। सिंध से लेके ऐवान सदर तक सौदा हुआ है। पहले उन्होंने कहा था ना बलूचिस्तान असम्बली का सौदा, वो कहते हैं सिंध से लेके ऐवान सदर तक हर चीज़ में सौदा हुआ। वो कहते हैं कि मुल्क को ठीक करो वरना हम मैदान अमल में हैं और ख़ुद मामलात को सुधारेंगे। तो मौलाना काफ़ी सख्त मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ आपको पता है कि पंजाब में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की भी सरगर्मियाँ जारी हैं। असद कैसर आपको पता है कि पंजाब के दौरे पर हैं, 2 रोज़ा दौरे पर। आज काफ़ी हैक्टिक उनका दिन रहा, काफ़ी मुलाकातें रही उनकी। वो आलिया हमज़ा के घर भी गए, मतलब जो 9 मई के वाक़यात में पकड़े गए लोग हैं उनके घरों में जाना, वकला बरादरी से मुलाकातें करना, फिर सियासी लोगों के साथ भी उनके कहीं ना कहीं राब्ते जारी हैं। तो आने वाले दिनों में पंजाब से काफ़ी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आने वाली है। अब असद कैसर हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से, मतलब कि इस वक्त पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी मतलब सियासी शख्सियत है PTI के हवाले से। ऑल्दो के अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, लेकिन सियासी कद काठ के एतबार से मेरी नज़र में असद कैसर इस वक्त नंबर 1 पर रैंक करते हैं पख्तूनख्वा में। अगर PTI की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात हो तो वो वहाँ से पंजाब की तरफ अगर आए हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी मैसिव हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा दौरा शेड्यूल किया, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ और एक्टिविटीज़ को वो लेके पंजाब में चलना चाहते हैं, तो ये काफ़ी होपफुल एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर पर PTI के लिए। फिर आज की एक और लेटेस्ट खबर कि शेर अफजल मरवत के जो भाई हैं खालिद लतीफ़ मरवत, उनको खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग कर दिया गया है। इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं। शेर अफजल मरवत अपनी राय दे रहे हैं, बाकी लोग अपनी राय दे रहे हैं, बट मेरी नज़र में ये एक बेहतर फ़ैसला है। ये नेपोटिज़म और ये सियासी वाबस्तगियाँ, इन चीज़ों से निकलना होगा। इसी के ख़िलाफ़ तो इमरान खान जिहाद करते करते कहाँ तक पहुँच गए और उनकी पार्टी के लोग ही अगर उनके नज़रिए को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर किसने करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी तक के लिए इतना ही। खबरें और भी बहुत है लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, तो अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।